मेरी माँ की मौत के बाद परिवार ने मुझे एक जर्जर तलवार मंडप में छोड़ दिया था, पूरे 10 सालों के लिए। लेकिन यहीं पर मैंने चुपचाप साधना करते हुए खुद को एक सोर्ड इमॉर्टल बना लिया। उधर परिवार के लोग अब भी सत्ता के लिए लड़ रहे थे और कभी खत्म न होने वाले अंदरूनी झगड़ों में उलझे हुए थे। मैं अभी अपना बदला भी नहीं ले पाया था कि उन्होंने जानबूझकर मुझे वीरान सीमा पर राक्षसों से रक्षा करने के लिए भेजने का फैसला कर लिया। साफ था कि वे मुझे मरवाना चाहते थे। अगर ऐसा ही है तो मैं पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता कर दूंगा। इस समय ली परिवार के सभा भवन के अंदर। पिताजी, मेरी राय में भाई श्यूअर को वीरान सीमा की रक्षा के लिए भेजना बेहतर होगा। वह निश्चित रूप से डीमन रेस को रोक पाएगा। मेरे सौतेले भाई ली शॉकिंग की आवाज अब भी पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसकी बातों में बनावटी ईमानदारी थी और ऐसा लहजा जैसे वह सच में मेरी भलाई के बारे में सोच रहा हो। ऊंची सीट पर बैठे मेरे नाम मात्र के पिता ली परिवार के मुखिया ली चिंग ने आखिरकार अपना हाथ माथे से नीचे किया। उनकी नजर मुझ पर पड़ी। 10 साल की जुदाई के बाद भी उनकी आंखों में न कोई जांच थी, न कोई अपराध बोध, सिर्फ राहत थी। जैसे उन्हें आखिरकार किसी परेशानी से छुटकारा पाने का तरीका मिल गया हो। उन्होंने सोचने का नाटक करते हुए कहा, शॉकिंग का सुझाव वाकई ठीक है। श्यूअर, तुम काफी समय से तलवार मंडप में रह रहे हो। शायद अब तलवार के साथ रहने के आदी हो चुके हो। तुम्हारा स्वभाव भी दृढ़ है। हाल ही में वीरान सीमा पर राक्षसों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। शाही आदेश को ठुकराया नहीं जा सकता। हमारे ली परिवार को किसी सक्षम व्यक्ति को वहां भेजना ही होगा। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था। यह सक्षम व्यक्ति वही छोड़ा हुआ बेटा था जिसे उन्होंने 10 साल पहले त्याग दिया था और अब उसे मरने के लिए आगे धकेला जा रहा था। हॉल में मौजूद दूसरे चाचा और प्रबंधक चुप बैठे रहे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। कुछ लोगों ने तो हल्का सिर भी हिलाया, मानो यह व्यवस्था बिल्कुल सही हो। हां, एक मामूली रखेल से जन्मे बेटे की जान देकर अपने असली वारिसों की सुरक्षा और परिवार की शांति खरीद लेना, इससे बेहतर सौदा और क्या हो सकता था। मैंने उनकी तरफ देखा, उस आदमी की तरफ देखा जिसने मुझे जन्म तो दिया लेकिन एक दिन भी पिता का कर्तव्य नहीं निभाया। उस भाई की तरफ देखा जो चाहता था कि मैं तुरंत मर जाऊं, और फिर मैं मुस्कुरा दिया। सब कुछ पिताजी की व्यवस्था पर निर्भर है। परिवार का बोझ बांटना तो मेरा कर्तव्य ही है। मेरा नाम ली शी युआन है। मैं ली परिवार के मुखिया और एक दासी का बेटा हूं। जब से मुझे होश आया तब से मैंने हवेली में हर किसी की नजरों में तिरस्कार महसूस किया है। वे मुझे इंसान की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक आवारा कुत्ते की तरह देखते थे। मेरी मां एक बेहद शांत और आज्ञाकारी महिला थीं। जीते जी उन्हें कभी कोई दर्जा नहीं मिला और उनकी मौत के बाद उन्हें बस एक चटाई में लपेटकर जल्दी से पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले जाया गया। उनके जाने के बाद ली परिवार में मेरा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। इसलिए 10 साल पहले मुझे परिवार के सबसे दूर और सबसे जर्जर तलवार मंडप में भेज दिया गया। वे बस चाहते थे कि मैं वहीं धीरे धीरे खत्म हो जाऊं, उनकी नजरों और उनकी शान दोनों से हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। शायद उन्हें लगा था कि मैं उस सुनसान जगह की खामोशी और धूल में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा और आखिर में किसी सूखे पत्ते की तरह चुपचाप सड़ जाऊंगा। दुर्भाग्य से उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तलवार मंडप की जमा हुई धूल साफ करते समय मुझे संयोग से एक सोर्ड स्क्रिप्चर और एक प्राचीन तलवार मिली। उस दिन के बाद मंद दीपक, पुराने ग्रंथ, टूटी दीवारें और जंग लगी तलवारें मेरे साथी बन गए। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मेरी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं था। मेरे पास सिर्फ सोर्ड स्क्रिप्चर की पंक्तियां और चित्र थे और खिड़की के बाहर हमेशा चमकता ठंडा चांद। मैंने अपना सारा अनकहा अकेलापन, सारी बेबसी और वह जिद जो कीचड़ में जन्म लेने के बाद भी बुझने से इनकार करती थी, सब कुछ अपनी तलवार में डाल दिया। 10 साल तक बर्फ जैसा जीवन जीने के बाद भी मेरे खून की गर्मी ठंडी नहीं हुई। 10 साल तक तलवार को धार देने के बाद भी उसकी असली परीक्षा बाकी थी। मेरा हुनर बहुत असाधारण था। सिर्फ 10 सालों में मैं उस पौराणिक स्तर तक पहुंच गया जिसे सोर्ड इमॉर्टल कहा जाता है। उसी समय वीरान सीमा पर राक्षसों
कि बड़े पैमाने के दंगे शुरू हो गए। पूरा संसार पीड़ा में डूब गया। शाही दरबार क्रोधित हो उठा और महाराज ने खास तौर पर पीढ़ियों से युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध ली परिवार को किसी व्यक्ति को भेजकर स्थिति दबाने का आदेश दिया। यह ऐसा काम था जिसमें 10 में से 9 बार मौत निश्चित थी। राक्षस बेहद क्रूर थे और उनकी संख्या पहले कभी इतनी नहीं देखी गई थी। जो भी वहां जाता उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए मेरा कीमती और लाडला भाई ली शहेंग तुरंत मेरे बारे में सोचने लगा, एक ऐसे बड़े भाई के बारे में जिसे बलि का बकरा बनाकर मरने भेजा जा सकता था। इसी वजह से एक आपातकालीन संदेश भेजकर मुझे वापस बुलाया गया। मैं तो पहले एक ही तलवार के वार से पूरे ली परिवार का अंत करने वाला था, लेकिन फिर मैंने अपना विचार बदल दिया। आखिर कुछ राक्षस ही तो हैं, पहले मैं उन्हें खत्म करूंगा, फिर शाही महल जाकर अपना इनाम लूंगा। उसके बाद धीरे धीरे ली परिवार को नष्ट करूंगा और उन्हें असली भय का एहसास कराऊंगा। रवाना होने से एक रात पहले मैं उस प्राचीन तलवार को चमका रहा था जो 10 सालों से मेरे साथ थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। एक बूढ़ा नौकर अंदर आया। यंग मास्टर जुए युएन, चेन परिवार की तरफ से एक पत्र आया है। मैंने पत्र ले लिया। वह रिश्ता तोड़ने का पत्र था। उसमें लिखा था कि बचपन की सगाई सिर्फ बड़ों के बीच का एक मजाक थी। अब समय बदल चुका है। पुरुष और स्त्री के बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं है और आगे भी कोई संपर्क नहीं रहेगा। इसलिए यह सगाई समाप्त की जाती है। आशा है कि दोनों अपने अपने जीवन में शांति पाएंगे। नीचे चेन लिंग के हस्ताक्षर थे और उस पर चेन परिवार की मुहर भी लगी हुई थी। तभी मुझे याद आया, उस समय परिवार के मुखिया और एक दासी के संबंध की बदनामी फैलने से रोकने के लिए उन्होंने मुझे सबसे बड़े वैध पुत्र के रूप में घोषित कर दिया था। सच्चाई से अनजान चेन परिवार ने मेरे साथ बचपन की सगाई तय कर दी थी और मेरी मंगेतर थी चेन परिवार की वैध पुत्री चेनलिंग। मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही चेनलिंग से मिला था। उसके बाद जब मुझे तलवार मंडप में निर्वासित कर दिया गया तो हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया। मैंने सुना था कि इन 10 सालों में मेरा भाई चेनलिंग के काफी करीब हो गया है। अब उनकी नजरों में मैं वीरान सीमा पर मरने जा रहा था, इसलिए यह शादी मेरे उस प्यारे भाई को सौंपने का सबसे अच्छा बहाना बन गया था। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि ली परिवार के लोग कितनी चालाकी से चैन परिवार को यह खबर बता रहे होंगे कि मैं वीरान सीमा पर जाकर मरने वाला हूं। ली शाओकिंग और चेनलिंग, इन 10 सालों में वे दोनों शायद पहले से ही साथ रहे होंगे और बस मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि मैं, जो उनके रास्ते की रुकावट था, पूरी तरह गायब हो जाऊं। मैंने पत्र को कस कर पकड़ा। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं था। मुझे बस यह सब बेहद हास्यास्पद लगा। कुइयों के मेंढक से समुद्र की बात नहीं की जा सकती। गर्मी के कीड़े से बर्फ की बात नहीं की जा सकती। जिस लाभ को वे बहुत बड़ा समझते थे, जिस शादी को वे अनमोल मानते थे और जिन योजनाओं को वे परिवार के उत्थान और पतन का फैसला करने वाली चीज समझते थे, वे मेरी 10 सालों तक तराशी गई तलवार की नजर में सिर्फ छोटी और हंसी वाली बातें थीं। उन्हें लगा था कि यह रिश्ता तोड़ने वाला पत्र मेरे लिए अपमान होगा, मेरे ऊपर आखिरी वार होगा। मैं धूल से ढकी मेज तक गया और अपनी उंगली की नोक पर ट्रू एनर्जी इकट्ठा करके उसी पत्र के पीछे लिखना शुरू किया। यह तुम नहीं हो चेनलिंग, जो रिश्ता तोड़ रही हो। आज मैं ली शू युएन तुम्हें त्याग रहा हूं। हस्ताक्षर ली शू युएन। कोई मुहर नहीं थी, मेरा नाम ही सबसे बड़ी मुहर था। मैंने कागज मोड़ा और हैरान खड़े बूढ़े नौकर को वापस दे दिया। इसे उसी तरह वापस भेज दो। बूढ़ा नौकर जैसे किसी सपने से जागा। उसने वह त्याग पत्र लिया जो शायद दुनिया में अपनी तरह का अकेला पत्र था, और उसके हाथ जोर से कांपने लगे। मैं फिर से अपनी तलवार चमकाने लगा। कल मुझे वीरान सीमा पर जाना था, जहां राक्षस खुलेआम घूमते थे। मैं बस उन सबको काट कर आगे बढ़ जाऊंगा। जहां तक ली परिवार और चेन परिवार का सवाल है, जब मैं वापस लौटूंगा तब मेरी तलवार ही इन सारे हिसाबों का फैसला करेगी। अगली सुबह ली हवेली के सामने न विदाई की शराब थी, न कोई छोड़ने आया था, न ही कोई बनावटी शुभकामना। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा घोड़ा था। यहां तक कि उसके साथ ठीक से सफर का सामान भी नहीं रखा गया था। मानो मैं युद्ध पर नहीं जा रहा था,
बल्कि शहर के बाहर टहलने निकल रहा था, या यूं कहें कि उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं वापस लौटूंगा। मैं घोड़े को लेकर धीरे धीरे शहर के दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर मैंने उसकी लगाम खोल दी और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। जाओ, किसी शांत जगह पर अपने बाकी दिन गुजारो। बूढ़ा घोड़ा कुछ कदम चला, फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। आखिर उसने एक लंबी हिनहिनाहट की और सरकारी रास्ते से दूर फैले घास के मैदानों की ओर दौड़ पड़ा। उसे दूर जाते हुए देखकर मैंने अपनी उंगलियों को तलवार की तरह सामने उठाया और हवा में एक रेखा खींची। कमर पर बंधी प्राचीन तलवार से अचानक ड्रैगन जैसी साफ गर्जना निकली। वह खुद ही म्यान से बाहर आ गई और जमीन से 3 फुट ऊपर हवा में ठहर गई। उस पर रोशनी बह रही थी और उसकी सोड और हड्डियों तक ठंड पहुंचा रही थी। मैं तलवार पर चढ़ गया। चलो, जैसे ही शब्द निकला, तलवार की रोशनी फूट पड़ी। उसने मेरे पूरे शरीर को एक लंबे इंद्रधनुष की तरह ढक लिया और बादलों को चीरते हुए सीधे वीरान सीमा की ओर उड़ गई। हवा मेरे कानों के पास सीटी बजा रही थी। पहाड़ और नदियां मेरे पैरों के नीचे तेजी से पीछे छूट रहे थे। सिर्फ आधे दिन में मैं वीरान सीमा तक पहुंच गया। मैंने तलवार की रोशनी दबाई और विशाल पत्थरों से बनी सीमा की दीवार पर उतर गया। दीवार पर जगह जगह पंजों के निशान और सूखे खून के धब्बे थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि टूटी हुई कवच पहने, पूरे शरीर पर खून लथपथ एक जनरल कुछ निजी सैनिकों के साथ लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। मुझे देखते ही उसने बेचैनी से पूछा, क्या आप शाही राजधानी से ली परिवार द्वारा भेजी गई सहायता हैं? सर, बाकी सहायता कहां है? कितने सैनिक आ रहे हैं? वे कब पहुंचेंगे? मैंने शांत स्वर में कहा, कोई सहायता नहीं आ रही। जनरल के चेहरे पर जो उम्मीद थी वह उसी पल जम गई। क्या? उसकी आवाज बैठ चुकी थी। मैंने कहा, ली परिवार ने सिर्फ मुझे भेजा है। जनरल लड़खड़ा कर पीछे हटा और पीछे रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी से टकरा गया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसमें आग लग गई हो। वह उछल कर खड़ा हुआ। उसकी आंखें खून से भरी थीं। उसके बड़े खुरदरे और घावों से भरे हाथों ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। वह गरज कर बोला, इसका क्या मतलब है? तुम अकेले आकर क्या करोगे? मरोगे? यह सीमा अब बच नहीं सकती। राक्षसों की अगली लहर इस पूरे दर्रे को मिटा देगी। क्या तुम्हें पता है हमने कितने भाइयों को खो दिया है? क्या तुम्हें पता है कि हमारे पीछे आम लोगों के गांव हैं? ली परिवार ने सिर्फ तुम्हें भेजा है। वे इस जगह को क्या समझते हैं? मेरे उन भाइयों को क्या समझते हैं जो जान देकर लड़ रहे हैं? और तुम्हें क्या समझते हैं? उसकी गर्जना पूरी दीवार पर गूंज उठी। आसपास बचे हुए सैनिक भी हमारी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में वही सुन्नपन और दुख भरा हुआ था। मैंने हल्का सा ट्रू एनर्जी चलाया। एक नरम लेकिन अटल शक्ति बाहर निकली। जनरल की कलाई सुन्न पड़ गई और उसने अनजाने में मेरा कॉलर छोड़ दिया। वह आधा कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर साफ सदमा था। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीधे उसके मुख्य आसन तक गया, जहां साधारण रेत का नक्शा और सैन्य आदेश रखे हुए थे। मैं धीरे से वहां बैठ गया। मैं अकेला हूं और वही काफी है। मैंने नजर उठाकर जनरल को देखा। अब जब मैं यहां आ चुका हूं तो यहां की हर व्यवस्था मेरे आदेश से चलेगी। जनरल का खून खौल उठा और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर एक काला लोहे का टोकन दिखाया। यह ली परिवार का सैन्य अधिकार टोकन था और साथ ही शाही अनुमति का प्रतीक भी। इस टोकन को देखना मतलब शाही आदेश को देखना। मैंने ठंडे स्वर में कहा, एक शब्द और बोला तो सैन्य आदेश की अवहेलना के अपराध में तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। मेरी नजर उसके ऊपर और आसपास खड़े सभी सैनिकों पर घूमी। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मृत्युदंड। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, मेरे शरीर से निकलती सोड इंटेंट चारों तरफ फैल गई। जनरल का गुस्सा और शिकायतें उसी जानलेवा दबाव में दब गईं। वह मुझे घूरता रहा। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। फिर भारी आवाज में बोला, अधीनस्थ आदेश का पालन करेगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही दूर क्षितिज से जानवरों के खुरों की
गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, इतनी तेज कि शहर की दीवारों पर पड़े डीले पत्थर लगातार गिरने लगे। काले रंग की अनगिनत राक्षसी भीड़ समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रही थी। उनकी बदबू कई मील दूर से ही सांस रोक देने वाली थी। खून के प्यासे गर्जन और चीखें आपस में मिल रही थीं, और इस निराशा से भरी राक्षसी लहर के पीछे अचानक स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी बुरी तरह अव्यवस्थित होने लगी। एक विशाल प्रेत आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह लगातार ऊंची होती गई और आखिरकार एक भयानक धर्मा इमेज में बदल गई। मानव शरीर, तेंदुए का सिर और बाहर निकले हुए नुकीले दांत। उसके पूरे शरीर को गहरे बैंगनी रंग की राक्षसी ज्वालाएं घेरे हुए थीं। उससे निकलने वाला दबाव किसी वास्तविक सुनामी की तरह सीमा की दीवार पर टूट पड़ा। यह डीमन एम्परर है। पौराणिक डीमन एम्परर सचमुच यहां आ गया है। सीमा की रक्षा कर रहे बचे हुए सैनिकों के चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। हथियार पकड़ने वाले उनके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। कल मुझसे बहस करने वाला जनरल चिन स्याओ भी इस समय पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने गहरी सांस ली, अचानक अपनी टूटी फूटी तलवार खींची और पूरी ताकत से गरजा। वह राक्षसों की गर्जना और डीमन एम्परर के दबाव को दबाना चाहता था। भाइयों, हमारे पीछे हमारा घर है। हमारे माता पिता, हमारी पत्नियां और हमारे बच्चे हम पर भरोसा कर रहे हैं। आज सिर्फ मौत तक लड़ने का रास्ता बचा है। एक को मारो तो बराबरी है, दो को मारो तो फायदा है। मैं छिंछो तुम सबके साथ जीऊंगा और मरूंगा। उसकी आवाज में कांपती हुई दृढ़ता थी। फिर भी उसने पूरी कोशिश करके अपनी कमर सीधी रखी। घायल सैनिक, फटी हुई कवच पहने योद्धा और खबर सुनकर दीवार पर पहुंचे आम लोग, जिनके हाथों में फावड़े और रसोई के चाकू थे, सबके भीतर उसकी बातों ने आखिरी हिम्मत जगा दी। उनकी आंखों में फिर से आग जल उठी। अपनी बात खत्म करने के बाद छिन चाओ अचानक मेरी तरफ मुड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। लॉर्ड ली, राक्षसों के पूरी तरह घेरने से पहले आप तुरंत निकल जाइए। पीछे वाले गुप्त रास्ते से चले जाइए। आप अभी जवान हैं और लाई परिवार के सदस्य भी हैं। आपको यहां नहीं मरना चाहिए। यह हम सैनिकों की किस्मत है। आप हम में से नहीं हैं। जल्दी जाइए। उसे लगता था कि मैं परिवार द्वारा त्यागा गया एक बेकार युवा हूं, जो गलती से इस मौत के जाल में फंस गया है। आखिरी समय में भी वह मेरे लिए बच निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। निराशा तो जिम्मेदारी और थोड़ी सी दया, सब कुछ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने उसके पीछे खड़े उन लोगों को देखा जो अपने शरीर और खून से राक्षसों की बाढ़ रोकने को तैयार थे। 10 सालों तक उस ठंडे और सुनसान तलवार मंडप में रहते हुए मैंने इंसानी स्वभाव की अच्छाई और बुराई दोनों देख ली थी। दुनिया की बेरुखी भी समझ ली थी। लेकिन इस पल मेरे दिल में दुर्लभ गर्माहट की एक हल्की लहर उठी। आखिर इस दुनिया में अब भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी रक्षा के लिए तलवार उठाना सही था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हल्के से थपकी दी। जनरल चिन, देश का उत्थान और पतन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब मैं यहां आ चुका हूं तो युद्ध से भागने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी नजर दीवार के नीचे उमड़ती राक्षसों की बाढ़ और उस डीमन एम्परर की विशाल धर्मा इमेज पर गई। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। उसी समय राक्षसों की सेना आखिरकार दीवार से टकरा गई। किनचाओ की आंखें फटने को थीं। उसने मुझे खींचकर अपने पीछे कर लिया। उसकी तलवार सामने आड़ी हो गई। वह गरज उठा, लॉर्ड की रक्षा करो, मौत तक लड़ो, पीछे मत हटना। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे खींच लिया। फिर ऊंची आवाज में कहा, सभी सैनिक और नागरिक तुरंत दीवार छोड़ दें। यह सैन्य आदेश है। चिनशाओ ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह हैरानी से भर गई थीं। मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। एक कदम आगे बढ़ा और अगले ही पल मेरा शरीर धनुष से निकले तीर की तरह आसमान में जा पहुंचा। कमर की प्राचीन तलवार अपने आप म्यान से बाहर निकल आई। उसी क्षण मानो पूरे आकाश और धरती का रंग फीका पड़ गया। सारी आवाजें गायब हो गईं। दुनिया में सिर्फ तलवार की वह गूंज बची थी जो हर चीज को ढक रही थी। 9 आसमानों से दिव्य दंड की तरह एक तलवार की रोशनी नीचे उतरी। जहां जहां वह रोशनी गुजरी, ऐसा लगा जैसे स्वयं आकाश फट गया हो।
सबसे आगे दौड़ रही राक्षसी सेना, विशाल दानवी पशु, तेज रफ्तार राक्षस सैनिक, सब एक ही पल में जड़ हो गए। फिर उनके शरीर बिना किसी आवाज के दो हिस्सों में बंट गए और अगले ही क्षण धूल बनकर बिखर गए। उनकी राक्षसी ऊर्जा भी उसी तलवार के साथ पूरी तरह मिट गई। दीवार के सामने का पूरा क्षेत्र खाली हो गया। दीवार पर खड़े वे सभी लोग जो मरने के लिए तैयार थे, स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने किसी चमत्कार जैसा दृश्य था। कई लोगों के हाथों से हथियार गिर गए, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं हुआ। चिनचाओ का मुंह खुला रह गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो उसने दुनिया की सबसे असंभव चीज देख ली हो। मैं हवा में खड़ा था, मेरे कपड़े हवा में लहरा रहे थे। मैं दूसरी तलवार चलाने ही वाला था ताकि सीधे राक्षसी सेना के मुख्य दल को खत्म कर दूं। तभी वह विशाल डीमन एम्परर धर्मा इमेज हरकत में आई। उसका शल्कों से ढका विशाल पंजा आगे बढ़ा। गहरे बैंगनी रंग की राक्षसी ज्वालाएं इकट्ठी होकर एक वास्तविक ढाल में बदल गईं और मेरी दूसरी तलवार की रोशनी से सीधी टकरा गईं। धड़ाम! भयानक झटका चारों दिशाओं में फैल गया। दीवार पर खड़े लोग तक संतुलन खो बैठे। डीमन एम्परर की विशाल खड़ी पुतलियां आईं, सीधे मुझ पर टिक गईं। फिर उसकी आवाज आसमान और धरती में गूंज उठी। उसकी आवाज में हैरानी थी। एक सोर्ड इमॉर्टल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी दूर जगह पर किसी सोर्ड इमॉर्टल से मुलाकात होगी। दुनिया के 3 महान सोर्ड इमॉर्टल हमेशा संसार के मामलों से दूर रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम उनमें से कौन हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तलवार की नोक दूर खड़ी उस विशाल धार्मा इमेज की तरफ उठी हुई थी। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें सर्वोच्च अधिकार की ताकत थी। अभी पीछे हट जाओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो आज तुम्हारी पूरी डीमन रेस यहीं दफन हो जाएगी। डीमन एम्परर की धार्मा इमेज से भारी हंसी निकली। उसकी हंसी से बादल तक हिलने लगे। सॉर्ड इमॉर्टल, तुम बहुत घमंड से बोलते हो। मुझे सिर्फ तुम्हारे पीछे के शहर का खून और भोजन चाहिए। इन चींटियों के लिए तुम मुझसे मौत तक क्यों लड़ना चाहते हो? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके सवाल का जवाब था मेरी तीसरी तलवार। यह तलवार पहले से भी तेज, अधिक भयंकर और कहीं ज्यादा धारदार थी। गर्र! डीमन एम्परर समझ गया कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उसने आसमान हिला देने वाली गर्जना की। उसकी विशाल धार्मा इमेज अचानक सिकुड़ने लगी। असीम राक्षसी ऊर्जा उसके भीतर सिमटती गई और वह लगभग वास्तविक दिखने वाले एक विशाल शरीर में बदल गई। फिर वह सीधे आसमान की ओर झपटा। आओ, युद्ध करो! अगले ही पल ऊंचा आकाश हमारा युद्ध क्षेत्र बन गया। तलवार की रोशनी और राक्षसी ज्वालाएं पागलों की तरह टकराने लगीं। हर टक्कर से सूरज जैसी चमक फूट रही थी। गर्जन लगातार गूंज रहे थे, मानो पूरा आकाश टूटने वाला हो। तेज सोर्ड एनर्जी चारों दिशाओं में दौड़ रही थी, बादलों के समुद्र को चीर रही थी। कभी कभी उसकी थोड़ी सी शक्ति नीचे गिर जाती और धरती पर गहरी खाइयां बन जाती। डीमन एम्परर लगातार गरज रहा था। वह डीमन क्लैन की तरह तरह की शक्तियां दिखा रहा था। जहरीली ज्वालाएं, बर्फीली शक्तियां, आत्मा को झकझोर देने वाली जादुई ध्वनियां। पूरा आकाश उन शक्तियों से भर गया था। यह युद्ध साधारण लोगों की समझ से कहीं परे था। नीचे खड़े लोग डर और उत्साह दोनों से कांप रहे थे। सिर्फ कुछ ही समय बीता था कि अचानक बादलों के भीतर से दर्द भरी एक भयानक चीख सुनाई दी। उसके तुरंत बाद आसमान से एक कटा हुआ पंजा नीचे गिरा। वह एक पर्वत जितना बड़ा था। उस पर गहरे हरे रंग के शल्क थे और नुकीले पंजे निकले हुए थे। अनगिनत राक्षसी रक्त की धाराएं उसके साथ बरस रही थीं। धड़ाम! वह सीधे राक्षसों की सेना के बीच आ गिरा। धरती जोर से कांप उठी। आसमान में फैली राक्षसी ज्वालाएं और सारी अलौकिक घटनाएं उसी पल गायब हो गईं। मैं धीरे धीरे बिखरते बादलों के बीच से नीचे उतरा। फिर एक बार फिर शहर की दीवार पर आकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ की प्राचीन तलवार लगातार गूंज रही थी। मेरी सोर्ड इंटेंट आसमान तक पहुंच रही थी। ऊपर आकाश में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर 2 शब्द गूंजे। उनमें अपमान
सदमा और भय सब कुछ भरा हुआ था। पीछे हटो। मौत से बच जाने जैसी राहत पाकर बाकी राक्षस समुद्र की घटती लहरों की तरह पीछे हटने लगे। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने प्राचीन तलवार उठाई और भागते हुए राक्षसों की दिशा में जमीन पर हल्का सा वार किया। तुरंत एक अथाह खाई प्रकट हो गई। वह नजर की सीमा तक फैली हुई थी। उसके किनारों पर सोड एनर्जी अब भी गूंज रही थी। वह पूरी खाई मौत की एक रेखा जैसी लग रही थी। मेरी आवाज फिर गूंजी। राक्षसों ने भी सुनी, सैनिकों ने भी सुनी, आम लोगों ने भी सुनी। इस खाई को सीमा मानो। जो भी राक्षस इसे पार करेगा, उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट कर दिए जाएंगे। एक सोड इमॉर्टल का संसार में प्रकट होना, वीरान सीमा पर डीमन एम्परर को पराजित करना। यह खबर पंख लगाकर उड़ गई। सीमा पर मौजूद सेना के सबसे तेज स्पिरिट फैल्कन्स ने इसे पूरी रफ्तार से राजधानी भेज दिया। कुछ ही समय में पूरा दरबार और पूरा देश हिल गया। शाही महल के भीतर महाराज ने जब सैन्य रिपोर्ट पढ़ी तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे उत्साह में सीधे सिंहासन से खड़े हो गए। लगातार 3 बार बोले, अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक जीवित सोड इमॉर्टल देश और राजवंश के लिए उसका महत्व केवल नए क्षेत्र जीतने से कहीं अधिक था। वह एक ऐसे स्तंभ के समान था जो पूरे आकाश को थाम सकता था, जो पड़ोसी देशों को डरा सकता था और देश की किस्मत को स्थिर कर सकता था। महाराज ने तुरंत आदेश जारी किया, सोड इमॉर्टल का राजधानी में सर्वोच्च सम्मान के साथ स्वागत किया जाए। साथ ही उन्होंने एक और आदेश दिया, यह खबर फिलहाल ली परिवार से छिपाकर रखी जाए। यह विशेष अनुरोध मैंने चिंशो के माध्यम से भेजा था। जिस दिन मैं राजधानी पहुंचा उस दिन आसमान साफ था। मैं तलवार पर उड़कर नहीं आया। मैंने साधारण सफेद वस्त्र पहने थे और एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार था, बिल्कुल किसी सामान्य कुलीन यात्री की तरह। लेकिन जैसे ही मैं शाही राजधानी के पास पहुंचा, मैंने सामने झंडों की लंबी कतारें और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी। महाराज स्वयं, सभी मंत्री, सैन्य अधिकारी और शाही परिवार के सदस्य सभी विशाल शाही नगर के बाहर मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे। महाराज ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं संसार के लोगों की ओर से सोड इमॉर्टल का धन्यवाद करता हूं। आपने संकट को टाल दिया और देश के द्वार की रक्षा की। उनकी आवाज पूरी तरह सच्ची थी। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, घोड़े से उतरा और सम्मानपूर्वक प्रत्युत्तर दिया, महाराज बहुत कृपालु हैं, यह मेरा कर्तव्य था। इसके बाद मैं महल में प्रवेश कर गया। भव्य विजय समारोह के बाद पुरस्कारों की घोषणा शुरू हुई। स्वर्ण सिंहासन कक्ष में महाराज की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मंत्री ली ने देश के लिए महान योगदान दिया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं आपको पूरे देश की सेनाओं का ग्रैंड मार्शल नियुक्त करता हूं। आप पूरे राष्ट्र की सैन्य शक्ति का संचालन करेंगे। आशा है कि आप देश के लिए अमर उपलब्धियां स्थापित करेंगे। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा रह गया। यह ऐसी शक्ति थी जिसे एक व्यक्ति से नीचे और 10,000 लोगों से ऊपर कहा जा सकता था, लेकिन मैंने शांत स्वर में सिर हिला दिया। मेरी आवाज पूरे दरबार में स्पष्ट सुनाई दी, महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन यह मेरी इच्छा नहीं है। जीवन भर सेना में रहना वह रास्ता नहीं है जिसे मैं चुनना चाहता हूं। ग्रैंड मार्शल के पद के लिए कृपया किसी और योग्य व्यक्ति को चुनें। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। इतनी बड़ी शक्ति को कोई कैसे ठुकरा सकता है? महाराज भी थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें केयरफ्री किंग की उपाधि देता हूं। तुम्हारा दर्जा प्रथम श्रेणी से भी ऊपर होगा। तुम्हें सम्राट के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम राजकुमार के बराबर वेतन और सम्मान पाओगे, लेकिन तुम्हें दरबार के मामलों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या यह स्वीकार है? इस बार मैंने इनकार नहीं किया। मैंने हल्के से हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद महाराज। महाराज और भी प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि इतना भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे कहा, मेरी दूसरी पुत्री श्यू युए इस वर्ष 16 वर्ष की हो चुकी है। मैं यह नहीं कहूंगा कि उसका सौंदर्य संसार
में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट है और वह दाओ की साधना में भी रुचि रखती है। शायद तुम्हारी और उसकी रुचियां मिलती हों। मैं स्यूयुए का विवाह केयरफ्री किंग से करना चाहता हूं ताकि एक शुभ संबंध स्थापित हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि राजकुमार का क्या विचार है। महाराज की बात समाप्त होते ही पूरे दरबार में हल्की सी हैरानी भरी सांसों की आवाज गूंज उठी। मैंने इस दूसरी राजकुमारी के बारे में पहले भी सुन रखा था। दूसरी राजकुमारी लुओ शी युए दुनिया की सौंदर्य सूची में शीर्ष स्थान पर और साधना के मार्ग की एक दुर्लभ प्रतिभा। बस उसका स्वभाव बहुत ठंडा बताया जाता था। वह लोगों को अपने से हजारों मील दूर रखती थी। न जाने कितने प्रतिभाशाली युवाओं और बड़े संप्रदायों के शिष्यों ने उसका हाथ मांगने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, राजकुमारी स्वर्ण शाखा और जेड पत्ती जैसी अनमोल हैं। मैं स्वतंत्र रहने का आदी हूं। मुझे डर है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया अपना आदेश वापस ले लीजिए। लेकिन महाराज लगातार मुझे समझाते रहे। उनके शब्द पूरी ईमानदारी से भरे थे। मेरी नजर पूरे दरबार में घूमी। ईर्ष्या, जलन, लालसा, हर तरह की भावनाएं लोगों की आंखों में साफ दिखाई दे रही थीं। तभी मेरे मन में एक विचार आया। सुना है यह राजकुमारी बर्फ जैसी ठंडी है और पूरी तरह डाओ की साधना में समर्पित है। वास्तव में यह काफी दिलचस्प है। उससे विवाह करने में मेरे लिए कोई नुकसान नहीं दिखता, बल्कि इससे मेरा और शाही परिवार का संबंध और मजबूत हो जाएगा और भविष्य में मेरे काम भी आसान हो जाएंगे। यह सोचकर मैंने जानबूझकर थोड़ी देर संकोच दिखाया, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जब महाराज इतना सम्मान दे रहे हैं तो अगर मैं फिर भी मना करूं तो यह कृतज्ञता होगी। ऐसे में जैसा महाराज उचित समझें। महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा, मैं तुरंत शाही आदेश तैयार करवाता हूं। बाद में शाही अध्ययन कक्ष में महाराज ने मुझे अकेले बुलाया। उन्होंने ली परिवार के साथ मेरे संबंधों के बारे में पूछा। मैंने सावधानी से उत्तर दिया, महाराज, राजधानी के ली परिवार और मेरे बीच कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। राजधानी लौटने के बाद जो कुछ भी हो, मैं चाहता हूं कि फिलहाल उसे गुप्त रखा जाए, खासकर ली परिवार से। महाराज बेहद चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत सब समझ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। मंत्री, निश्चिंत रहिए, मैं अभी आदेश जारी करूंगा। राजकुमार से जुड़ी सारी जानकारी सर्वोच्च गोपनीय रहेगी। एक शब्द भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर वे थोड़ा रुके। उनके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। ऐसे मैं शीयुए को भी तुम्हारे साथ भेज देता हूं। रास्ते में एक दूसरे को समझने का अवसर भी मिल जाएगा। ली परिवार के पूर्वज कभी संस्थापक सम्राट के साथ युद्धों में लड़े थे। उन्होंने महान सैन्य उपलब्धियां हासिल की थीं। इसी वजह से उन्हें समृद्ध जांगनन क्षेत्र में जागीर मिली थी। पीढ़ियों तक सम्मान और वैभव भी मिला। एक समय वे सैन्य कुलीनों में सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में गिने जाते थे, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद ली परिवार सिर्फ नाम का सैन्य परिवार रह गया था। अंदर से वह बहुत पहले ही कमजोर और भ्रष्ट हो चुका था। इस बार वीरान सीमा पर राक्षसों का विद्रोह भले ही एक दूर और कठिन क्षेत्र में हुआ था, लेकिन वह ली परिवार की जागीर की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ था। शाही दरबार ने ली परिवार को अभियान पर भेजने का आदेश केवल उनकी सैन्य प्रतिष्ठा के कारण नहीं दिया था। उसका एक कारण उनकी भौगोलिक स्थिति भी थी। लेकिन ली परिवार ने अपनी शक्ति खर्च करके सहायता भेजने के बजाय उस सीमा को छोड़ देना बेहतर समझा। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि राक्षस वहां क्या तबाही मचाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाकर मरने भेजने की साजिश रची। अब एक खबर शांत जांगनन क्षेत्र में फेंके गए विशाल पत्थर की तरह फैल चुकी थी, जिससे हजारों लहरें उठ गईं। नवनियुक्त केयरफ्री किंग सम्राट की सबसे प्रिय दूसरी राजकुमारी के साथ जल्द ही ली परिवार के यहां आने वाले थे। महाराज ने स्वयं आदेश जारी किया था, केयरफ्री किंग की असली पहचान को पूरी तरह गुप्त रखा जाए। सिर्फ इतना बताया गया था कि यह नए नियुक्त राजकुमार अत्यंत उच्च पद वाले हैं, सम्राट के विशेष प्रिय हैं
और अभी हाल ही में उन्होंने अमर कीर्ति वाला महान कार्य पूरा किया है। यह भी संकेत दिया गया था कि उनकी राय भविष्य में बड़े शक्तिशाली परिवारों के प्रति शाही परिवार के रवैये को प्रभावित कर सकती है। लाई परिवार की हवेली का दरवाजा लगभग टूटने की स्थिति में पहुंच गया। बधाई देने वाले लोग लगातार आ रहे थे, कुछ खबर लेने आए थे, कुछ भारी उपहार लेकर पहुंचे थे। बधाई हो लॉर्ड ली, राजकुमार ने अपनी पहली यात्रा के लिए आपके परिवार को चुना है। यह बहुत बड़ा सम्मान है। भविष्य में ली परिवार निश्चित रूप से और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आशा है आप हमारा भी ध्यान रखेंगे। यह एक छोटा सा उपहार है, मेरे सम्मान को व्यक्त करने के लिए भी पर्याप्त नहीं। कृपया राजकुमार के सामने हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कह दीजिए। चापलूसी, कीमती उपहार, शुभकामनाएं, सब कुछ बाढ़ की तरह ली परिवार में बह रहा था। मेरे पिता ली चांग इन दिनों बेहद प्रसन्न थे। उनके चेहरे की मुस्कान गायब ही नहीं हो रही थी। हालांकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक प्रकट हुआ केयरफ्री किंग सबसे पहले लाई परिवार को ही क्यों महत्व दे रहा है। लेकिन अपार सम्मान और लाभ के सामने यह छोटा सा संदेह जल्दी ही गायब हो गया। उन्होंने पूरे परिवार को आदेश दिया कि स्वागत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। हवेली के अंदर और बाहर लालटेन टांग दी गई, हर जगह सजावट करवाई गई। सफाई इतनी बारीकी से हुई कि फर्श की दरारों तक को साफ किया गया। दुर्लभ मदिराएं, कीमती आध्यात्मिक फल, विशेष रूप से प्रशिक्षित नर्तकियां और गायिकाएं, जो भी विलासिता संभव थी, सब तैयार की गई। उनका लक्ष्य केवल एक था, राजकुमार पर सबसे अच्छा प्रभाव छोड़ना। मेरा प्रिय भाई ली शाओकिंग तो और भी अधिक खुश था। उसे विश्वास था कि चेन परिवार के साथ विवाह अब निश्चित हो चुका है, और अब जब परिवार को एक राजकुमार का संरक्षण भी मिलने वाला था, तो भविष्य उज्जवल ही उज्जवल था। वह पूरे दिन इधर उधर भागता फिर रहा था, नौकरों को आदेश दे रहा था और खुद को ली परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी तथा राजकुमार का निकट संबंधी समझकर महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा था। चैन परिवार को भी यह खबर मिल चुकी थी। उन्होंने ली परिवार से अपने संबंध और मजबूत कर दिए। भेजे जाने वाले उपहार पहले से कहीं अधिक कीमती हो गए। यहां तक कि चेन लिंग भी अक्सर ली शाओकिंग के साथ हवेली आने लगी। दोनों मिलकर स्वागत की तैयारियों में हिस्सा ले रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिलकर रहते थे। उन्हें देखकर कई लोग ईर्ष्या करते थे। राजधानी से लौटते समय महाराज ने विशेष रूप से शाही सेना के चुनिंदा सैनिकों की एक टुकड़ी सम्मान रक्षक के रूप में भेजी थी। पूरा काफिला बेहद भव्य था। झंडे हवा में लहरा रहे थे। आधिकारिक मार्ग पर जहां से भी काफिला गुजरता, लोग रुककर देखने लगते। सब यही अनुमान लगाते रहते कि उस गाड़ी के अंदर आखिर कौन सी महान हस्ती बैठी है। गाड़ी का अंदरूनी भाग बेहद विशाल था। फर्श पर मुलायम मखमली कालीन बिछे हुए थे। चारों ओर हल्की और सुरुचिपूर्ण सुगंध फैली हुई थी। दूसरी राजकुमारी लुओ शी युए मेरे सामने बैठी थीं। अफवाहें बिल्कुल गलत नहीं थीं। उनका चेहरा सचमुच अद्वितीय सुंदरता का प्रतीक था। त्वचा बर्फ से भी अधिक उजली, भौहें और आंखें मानो चित्रित की गई हों। शाही वस्त्र उनके ठंडे और अलौकिक स्वभाव को और उभार रहे थे। वह ऐसी लग रही थीं जैसे किसी स्वर्गीय लोक की परी हों जो संसार के मोह माया से दूर रहती हो। लेकिन इस समय उनकी साफ आंखों में छिपी नहीं हुई जिज्ञासा और आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उनकी नजर काफी देर तक मुझ पर टिकी रही। ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय से कुछ पूछना चाहती थीं। आखिरकार उन्होंने धीरे से पूछा, क्या आप सचमुच एक सोर्ड इमॉर्टल हैं? मैंने हाथ में पकड़ी किताब बंद की, उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बिल्कुल असली। यह उत्तर सुनते ही उनकी आंखों में आश्चर्य और बढ़ गया। लेकिन आप तो इतने युवा दिखते हैं, आपने यह कैसे किया? इतना पूछने के बाद शायद उन्हें लगा कि किसी की साधना का रहस्य सीधे पूछ लेना उचित नहीं था। उनके गाल हल्के लाल हो गए। मैंने उनके इस दुर्लभ संकोच को देखा। यह उनके ठंडे बाहरी स्वभाव से बिल्कुल अलग था। मुझे यह थोड़ा दिलचस्प लगा।
मैंने आधा मजाक और आधा सच कहते हुए जवाब दिया, शायद असाधारण प्रतिभा और 10 सालों तक बिना रुके की गई मेहनत, हर दिन को एक जैसा मानकर। हालांकि जवाब छोटा था, लेकिन यही सच्चाई थी। कुछ देर के लिए गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर मैंने ही यह खामोशी तोड़ी। मैंने उस विवाह की बात छेड़ी जो महाराज ने तय किया था, राजकुमारी लुओ। जहां तक इस विवाह का सवाल है, उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में फिर वही हल्की ठंडक लौट आई। मैंने धीरे धीरे कहा, मुझे पता है कि आप दाओ की साधना के प्रति समर्पित हैं और आपका स्वभाव भी काफी स्वतंत्र है। शायद आप इस सांसारिक विवाह से बंधना नहीं चाहती। मैंने उनकी तरफ देखते हुए ईमानदारी से कहा, मैं ली शियुआन कभी किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपता। इस विवाह के लिए भी मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक उभरी। मैंने आगे कहा, आप और मैं दोनों जानते हैं कि अगर कोई सोर्ड इमॉर्टल राजवंश के विरुद्ध हो जाए तो उसका क्या अर्थ होगा। महाराज ने यह विवाह तय किया है। शायद इसके पीछे यह विचार भी है कि आपको मेरे पास रखा जाए ताकि मेरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। लुओ शियुए की पलकों में हल्की कंपन हुई। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब था कि मेरी बात गलत नहीं थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसलिए मैं आपको एक वचन देता हूं। यह विवाह सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां आप कुछ समय के लिए रह सकें। अगर किसी दिन आपको लगे कि आपका मार्ग पूरा हो चुका है या आपको अपनी सच्ची स्वतंत्रता मिल गई है और आप जाना चाहती हैं, तो आप कभी भी जा सकती हैं। मैं आपको राजकुमार की पत्नी होने की पहचान से कभी बांध कर नहीं रखूंगा। मेरी बात शायद उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग थी। वह कुछ देर तक मुझे चुपचाप देखती रहीं। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। आखिर में भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस हल्का सा सिर घुमाया और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर के दृश्य तेजी से पीछे छूट रहे थे। उनका चेहरा अब भी बेहद सुंदर था, लेकिन उसमें हल्की उलझन दिखाई दे रही थी। मैंने भी कुछ और नहीं कहा, दोबारा किताब उठा ली और आंखें बंद करके आराम करने लगा। वापसी की 3 दिन की यात्रा शांति से बीती। मेरे और राजकुमारी लुओ शियुए के बीच बातचीत बहुत कम हुई, लेकिन शुरुआत की वह दूरी और सतर्कता काफी हद तक कम हो चुकी थी। उधर ली परिवार को पहले ही सही सूचना मिल चुकी थी कि राजकुमारी का काफिला आज पहुंचने वाला है। ली चिंग ने पूरे परिवार के मुख्य सदस्यों को इकट्ठा कर लिया। साथ ही शहर के बड़े परिवारों के मुखियाओं और प्रमुख व्यापारियों को भी आमंत्रित किया। सैकड़ों लोग शहर से बाहर 10 मील वाले मंडप पर सुबह से इंतजार कर रहे थे। सबने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहन रखे थे। चेहरों पर सम्मान था, लेकिन उसके साथ उत्साह और उम्मीद भी छिप नहीं रही थी। धीरे धीरे सूरज पश्चिम में ढलने लगा और आखिरकार राजकुमार का भव्य काफिला आधिकारिक मार्ग के अंत में दिखाई दिया। लिचिंग का उत्साह तुरंत बढ़ गया। वह जल्दी से सबको व्यवस्थित करने लगा। लोगों ने अपने वस्त्र और टोपी ठीक की। फिर सबने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा शुरू कर दी। काफिला धीरे धीरे आकर रुक गया। अनगिनत उत्सुक, जिज्ञासु और श्रद्धा भरी निगाहें उस गाड़ी पर टिक गईं। सबकी नजरें उसी पर थीं। तभी सबसे पहले मैंने गाड़ी का पर्दा उठाया और शांत भाव से नीचे उतर आया। फिर मैं मुड़ा और बहुत स्वाभाविक ढंग से अपना हाथ गाड़ी के अंदर बढ़ा दिया। एक कोमल और सुंदर हाथ धीरे से मेरे हाथ पर आकर टिक गया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं। मेरी सहायता से राजकुमारी लुओ शियुए शालीनता से गाड़ी से नीचे उतरी, फिर मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। उनकी ठंडी नजर सामने घुटनों के बल बैठे लोगों पर हल्के से घूमी। उसी क्षण शहर के द्वार के बाहर मानो समय थम गया, जैसे किसी ने पूरे दृश्य पर मौन का जादू कर दिया हो। जमीन पर झुके हुए सभी लोग, एली चिंग, ली शाओ किंग, चेन लिंग, वे सारे चाचा, प्रबंधक और बड़े परिवारों के मुखिया, सबने एक साथ सिर उठाया। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। चेहरों पर मौजूद सम्मान और उत्साह उसी पल जम गया, फिर टुकड़ों में टूट गया। उसकी जगह ले ली बेहद गहरे सदमे ने, भ्रम ने और पूर्ण अविश्वास ने।